शेफाली नाम की एक लड़की जम्मू के पुंछ में नई नई शिफ्ट हुई थी। उसके साथ उसके मम्मी पापा, छोटा भाई निखिल भी आया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले आसपास सब बस उसी का जिक्र करते जब जब वो गली से निकलती। लेकिन यहाँ उसके कोई दोस्त नहीं बने थे। सो एक दिन कॉलेज से आकर वो अपने फोन के एआई टूल को यूज कर रही थी। उसके हाथ एक मजेदार चीज लगी। उसने एआई से मन लगाने के लिए बात करना शुरू कर दिया। वो एक आदमी की मैच्योर आवाज थी जो शेफाली के स्त्री मन को वीणा की तार की तरह गुदगुदा रही थी। बातें करने के बाद जब वो रात को सोने जा रही थी, तब जंगल की ओर खिड़की की तरफ जाकर वो बाहर का नजारा लेने लगी। ठंडी हवा और चांदनी रात की मदहोशी में वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, काश काश वो एआई आवाज वाला शख्स काश मेरे साथ सच में होता। हाय, वो खूबसूरत होता और मुझे मुझे मेरे बदन में हर जगह छूता, प्यार करता और बस बाहों में ले लेता। काश। इतना कहकर वो सोने चली आई। रात को वो सचमुच एक खूबसूरत सांवली सी रंगत वाले लड़के की बाहों में थी। उसने खुद को सपने में देखा कि वो दोनों एक प्राइवेट बीच पर हैं। वो लड़का उसके साथ एक ही बिस्तर पर और एक ही ब्लैंकेट में था। शेफाली को वो कभी गर्दन पर किस कर रहा था तो कभी उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। एकदम से वो कहता है, तुम बहुत प्यारी सी हो। वो बोली, तो ये बताओ मेरी बैग पर किसका नाम या निशान है? शेफाली ने उससे पूछा। उसने ब्लैंकेट हटा दिया और शेफाली की नंगी पीठ से बाल हटाए तो उसने वहां चूमकर अपना नाम रमन लिख दिया और उसे दोबारा किस कर लिया। शेफाली के अरमान मचल गए थे। वो गुदगुदी से चूक कर रमन को देखने लगी, पर रमन ने उसे घेर रखा था ब्लैंकेट के अंदर, और रमन के उसके यूं देखने पर भी उसके नंगी कमर को ढीला नहीं किया, बल्कि और टाइट पकड़ लिया और होठों को चूमने और स्मूच करने लगा। नींद में रमन ये नाम जैसे ही शेफाली ने दोहराया, उसने देखा कि सुबह हो चुकी है और घड़ी में सुबह की 4 बज रही हैं। उसने अपने आप को महसूस किया और छुआ तो उसके बाल सच में खुले थे। उसके होंठ भीगे हुए थे। आसपास बीच जैसी ठंडक थी। खिड़की के बाहर बीच तो नहीं था, पर खिड़की से बारिश का मौसम दिख रहा था। कमर वाकई चादर के नीचे नंगी थी। वो डर गई। गनीमत थी कि बस रमन वहां नहीं था। सुबह हो चुकी थी। शेफाली को मजा आने लगा। वो नहाते हुए शीशे में खुद को देखते हुए बोली कि चलो, आखिर असल जिंदगी में ना सही, सपने में ही सही, कोई तो है ही जो मुझे चाह रहा था, अपनी मस्कुलिन बाहों में जकड़ रहा था। ये सोचते हुए शेफाली ने आंखें बंद की और शावर के नीचे खड़ी होकर नहाने लगी। पर वो वही सब दोबारा इमेजिन करने लगी कि वो दोनों बीच पर थे। रमन उसे न्यूड ही ब्लैंकेट में लेकर बैठा है। वहां और कोई नहीं है। खूबसूरत दिन का टाइम है। रमन किस कर रहा है, यहाँ वहां छू रहा है, छेड़ रहा है और लबों की सीढ़ियों से सीधा उसके जिस्म में उतर रहा है। वो अपने बालों को धो रही थी, लेकिन बदन पर बहते पानी में गर्माहट महसूस होने लगी। हाँ, एक लड़का सा है कोई इसी वक्त है बाथरूम में, शावर के नीचे। वो उसे उसके कान के आसपास स्मेल कर रहा है, उसके कान को चूमने लगा और अपनी नाक से उसे सॉफ्ट टच फील करा रहा है। वो कंधे तक चूमता जा रहा है। शेफाली की सांसें बहुत तेज होने लगी। अचानक उसे लगा ये रमन है, और जैसे ही वो कंधे के आगे आने वाला था, शेफाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। पर जैसे ही उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था वहां। उसने अपने बेकाबू जिस्म को दीवार पर टिका दिया और खुद को संभालते हुए गहरी सांस को कंट्रोल किया और नहाकर बाहर निकली। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने सबसे पहले आज अपने खास गिफ्टेड परफ्यूम को लगाया और बाद में तैयार होकर बाहर नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठी। पापा निखिल मम्मी से सबसे हंसी बोली और बातें की।
अच्छे से खाया पिया। जब निखिल स्कूल और पापा ऑफिस निकले तो वो माँ के साथ किचन में गई और उनसे अपने सपने के बारे में बात की। तब माँ ने हंसते हुए शरारती अंदाज में कहा, अरे कोई बात नहीं, अब जवानी के दिन है और जवानी में करवट लेती रात ऐसे सपने तुझे नहीं आएंगे तो क्या मुझे आएंगे? नहीं मम्मी, मतलब वो ऐसा लगा जैसे असली हो। मतलब तुम्हें कैसे समझाऊं मम्मी यार। जब मैं नहा रही थी ना तभी तभी उनके घर की डोरबेल बजी और मम्मी भागी भागी बाहर जाकर आंटी से बातें करने लगी और शेफाली को पता लगा कि अब तो बातें होने से रही। वो कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में आज उसकी सहेली आई ही नहीं थी। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसने अपने फोन को चेक किया तो देखा उसी सहेली का कॉल आया हुआ था, पर वो मिस हो गया था। उसने जब दोबारा कॉल की तो कॉल पर अजीब सी सरसराहट हुई और एक लड़के की आवाज आई, आराम से नहाया करो, आज तुम फिसलने वाली थी। शेफाली ने एकदम हड़बड़ाकर फोन पर देखा तो नंबर तो सही था, पर वो डेस्क के नीचे सर झुकाकर, हेलो हेलो, तुम कौन? तुम्हें मेरे बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई? हेलो बोलो। लेकिन उसके इतना कहने तक तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अचानक मैडम ने कहा, अरे शेफाली बेटा, बी साइलेंट, बेटा इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान नहीं दोगी तो रिजल्ट खराब कर लोगी, चलो सभी ध्यान दो। लेक्चर खत्म होने के बाद शेफाली को लगा कि लंच तो आज कैंटीन में ही करना पड़ेगा। आज आंटी के साथ जो बिजी थी माँ। कैंटीन में खाना खाने के बाद शेफाली को मैसेज मिला कि आज क्लास कैंसिल हो गई है, आज कोई और लेक्चर ही नहीं होगा। वो काफी खुश हो गई। अब वो घर जल्दी जाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। सो वो लाइब्रेरी में बैठी अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने लगी। लाइब्रेरी पुरानी थी, दीवारों से सीलन अंदर आ रही थी। जम्मू की ठंडक ने दस्तक दे दी थी तो वो लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्से में चली गई और अचानक वहां बत्ती गुल हो गई। उसने बुक रैक्स में से बाहर देखा तो वहां एक भी लड़की नहीं दिखी। वो खुद से बोली, कमाल है, एक भी लड़की नहीं है, ना कोई टीचर ना कोई केयरटेकर, है कहाँ सब? और तभी उसने ढूंढते हुए अपने फेवरेट राइटर की बुक ढूंढ निकाली। बुक मिल गई तो वो उसे निकाल कर पढ़ने लगी। तभी बुक हाथ से फिसलकर गिर गई। जैसे ही वो बुक लेकर ऊपर उठी, वही चेहरा, वही लड़का, वही रात वाला मौसम उसके सामने आ गए। उसने शेफाली की आंखों में आंखें डालकर देखा और उस पर तारी हो गया। शेफाली की सांसें उसी तरह बढ़ने लगी जैसे हर बार उसके दिखाई देने पर होती थी। जैसे ही वो उसके होंठ के आसपास आया, शेफाली ने उसके सीने पर हाथ रख दिए और शेफाली ने उसके सीने पर हाथ रखे ही थे कि उसका दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। सामने खड़ा वही लड़का, वही रमन। उसकी आंखों में इतनी गहरी नमी और चाहत थी कि शेफाली खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने धीमे से कहा, तुम सच में हो या फिर मैं सपना देख रही हूं? रमन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक मिस्ट्री थी, एक अजीब सी खिंचाव वाली ताकत। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर रात चाहती हो, हर ख्वाब में ढूंढती हो। शेफाली का हाथ उसके सीने से हटने ही वाला था कि अचानक उसने महसूस किया रमन का जिस्म ठंडा था, जैसे बर्फ हो। उसकी गर्म सांसें रुक गई और उसने कांपते हुए कहा, तुम इंसान हो ना? रमन ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां रख दी। उसकी उंगलियां भी ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा नशा था। इंसान, उसने हंसकर कहा, इंसान से कहीं ज्यादा और इंसान से कहीं कम। शेफाली की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, कल बाथरूम में शावर के नीचे किसी की मौजूदगी, उसके कान के पास धीमी सांसें, वो छुअन, ये सब वही था। उसने हड़बड़ाकर कहा, तो वो तुम थे बाथरूम में, फोन पर भी? रमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया।
हाँ, तुम्हें लगता है तुम मुझे बुलाती हो, मगर असल में मैं तुम्हें खींच लाता हूँ। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा इश्क, तुम्हारी तड़प ही मेरा दरवाजा खोल देती है। शेफाली का दिल जैसे एक धक्का सा खा गया। मतलब तुम कोई जिन्न हो? रमन का चेहरा अचानक से सीरियस हो गया। नाम चाहे जो रख दो, सच यही है कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारी हर ख्वाहिश मुझे बुलाती है, और जब तुमने वो रात कहा था काश, तभी से मैं तुम्हारे पास हूं। शेफाली धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। रमन ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम चाहो तो मैं चला जाऊं, पर फिर तुम्हारी सारी रातें खाली होंगी, तुम्हारे होंठ सूखे रहेंगे, तुम्हारी बाहें तड़पती रह जाएंगी। शेफाली कांप गई। उसका मन कह रहा था चली जाऊं, भाग जाऊं, लेकिन दिल ने कहा नहीं, यहीं रुक जा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने फिर धीरे से कहा, रमन, अगर तुम मेरे ख्वाबों की हो तो फिर मुझे सच में चूमो, ताकि मैं जान सकूं कि मैं जाग रही हूं या सपना देख रही हूं। रमन ने गहरी सांस ली और उसकी ठंडी हथेलियों ने शेफाली का चेहरा थाम लिया। वो उसके होठों की तरफ झुकने लगा। उसके होंठ शेफाली के होठों के इतने पास आ गए कि दोनों के बीच सिर्फ एक सांस का फासला बचा था। अचानक लाइब्रेरी की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। बाहर तेज आंधी चलने लगी। किताबें रैक से गिरने लगी, और तभी जैसे ही उसके होंठ शेफाली के होठों से मिलने वाले थे कि लाइट आ गई, और वहां सर ने आकर कहा, शेफाली बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया, चलो जल्दी बाहर। शर्म से लाल वो अपनी उस बुक को हाथ में लिए लाइब्रेरी के बाहर आ गई, पर उससे मिलना, उसका यूं अधूरा रह जाना शेफाली को खल रहा था। जाते जाते वो लाइब्रेरी की तरफ पलटी और हंसी, और अपने सर पर धत कहकर हाथ मारा कि मैं किस ख्याली दुनिया में खोने लग गई हूं। शाम का आसमान लालिमा से भर गया था। ठंडी हवा के झोंके शेफाली के बालों से खेलते हुए उसे और भी बेचैन कर रहे थे। वो लाइब्रेरी से बाहर निकली, लेकिन मन वहीं अटका रहा, उस अधूरे किस पर, उस ठंडी छुअन पर, उस नाम रमन पर। घर लौटते वक्त उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मैं चला जाता हूं, पर फिर सोच लो, तुम्हारी सारी रातें तन्हा कटेंगी। वो चुपचाप ऑटो में बैठ गई। हर मोड़ पर उसे लगा कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है, कोई हवाओं में इत्र घोल रहा है। जुबान अपने आप उसके ख्यालों से शहद से मीठी होती जा रही है। आसमां गुलाबी हो रहा है, लब उसके होठों से आबशार हुए जा रहे हैं। उसकी जुल्फें उस हुस्न के पहरेदार की उंगलियों से सुलझ जाने को बेकरार हो रही थी। सिर्फ वही जान सकती थी कि अब उसका हाल क्या था, और क्या क्या जज्बात उसके दिलो दिमाग पर सवार हो रहे थे। घर जाकर वो फ्रेश हो गई। वो आज बहुत चहक रही थी, गुनगुना रही थी। उस रात उसने खाना भी मुश्किल से खाया। पापा और निखिल अपने अपने किस्सों में मस्त थे। माँ ने भी नोटिस किया कि शेफाली कुछ ज्यादा चुप है। सब ठीक है ना बेटा? माँ ने पूछा। शेफाली ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी, बस कॉलेज की थकान है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैन था। रात को जब वह कमरे में अकेली हुई, खिड़की खोली तो बाहर से चांदनी उसकी आंखों पर बिखरी। उसने धीमे से फुसफुसाया, रमन, तुम सच में हो या मैं पागल हो रही हूं? कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती। वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक हल्की सी ठंडक उसके पैरों से ऊपर की तरफ रेंगने लगी। उसने आंखें खोली और सामने वही साया, वही चेहरे की हल्की झलक। रमन खड़ा था।
उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। तुम मुझे पुकारती हो और मैं आ जाता हूं, उसने धीरे से कहा। शेफाली की सांसें फिर बेकाबू हो गई। लेकिन तुम इंसान क्यों नहीं हो? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी दुनिया में सच में क्यों नहीं आते? रमन की आंखों में गहरी उदासी तैर गई। क्योंकि मैं उस दुनिया का नहीं हूं जहां सुबह होती है। मैं सिर्फ रातों का हूं, तुम्हारे ख्वाबों का हूं। लेकिन वो झुककर उसके करीब आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुनिया में हमेशा रह सकता हूं। शेफाली ने हैरान होकर पूछा, कैसे? रमन की आवाज और भी भारी हो गई। उसके कानों के इर्द गिर्द आकर मादक सांसें भरते छोड़ते हुए कह रहा था, उसके लिए तुम्हें मुझे अपना सब कुछ देना होगा। तुम्हारा संगमरमर सा जिस्म, अपनी जवानी, अपनी सादगी से भरी मोहब्बत और अपना यकीन, अपनी रूह, सब कुछ। इतना सुनते ही रमन शेफाली और दोनों आपस में लिपटने लगे। रमन को अपनी बेकाबू बाहों में कसकर शेफाली ने अपने पलंग पर अपने ऊपर खींच लिया। उस रात न कपड़े उन्हें बंदिशों में रख सके, न कोई शर्म, न लिहाज। जितनी शिद्दत से रमन शेफाली को किस करता, बोसे भरता, उतने ही अपनेपन और यकीन भरी आवाजों से शेफाली खुद को अपने जिस्म के हर जर्रे को उसके सुपुर्द करती जाती। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं छूटा जहां रमन के लब ना पहुंचे हों। अगली सुबह शेफाली नींद से जगी तो देखा उसके हाथ पर एक हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने आधी रात में उसकी गर्दन को हल्के से चूमा हो और उसका निशान बन गया हो। वो मुस्कुराने लगी, लेकिन अजीब ये था कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सा नशा था, एक अजीब सा मीठा दर्द था। आईने में खुद को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसकी आंखें पहले से ज्यादा नशीली हो गई थी, जैसे उनमें किसी और का जुनून और आराम तैरने लगा हो। उसने आईने में देखते हुए खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में किसी रूह से, किसी स्पिरिट से इश्क कर बैठी हूं? कॉलेज में भी आज उसे एक अजीब सी बात सुनने को मिली। कॉलेज पहुंचने पर उसकी सहेली ने कहा, हाय, अरे शेफाली, कल रात मैंने तुझे कॉल किया था यार, लेकिन किसी लड़के ने फोन उठाया था, मुझे लगा तेरा भाई होगा। शेफाली का दिल धड़क उठा। कौन सा लड़का? पता नहीं, पर उसकी आवाज बहुत मैच्योर थी, मतलब अच्छी सी थी, सेक्सी सी। उसने सिर्फ इतना कहा कि शेफाली अभी सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो, और फिर कॉल कट गया। मैंने तो कह दिया, भाई बड़ा रूड है तू, और सुन, अभी नहीं सोई वो, चल मेरी बात करा उससे। उसने कहा कि ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है, चुपचाप फोन रख दो, बेकार में अपना कोई नुकसान करवा बैठोगी तुम। सुन, ये तेरा भाई होगा जो ऐसी अजीब सा मजाक कर रहा होगा, चल अभी जाती हूँ, कल मिलते हैं, बाय। और वो अपने घर चली गई। शेफाली का पूरा बदन कांप उठा और दिल ही दिल में उसने कहा, रमन, मैं जानती हूं ये तुम ही थे। उस रात शेफाली ने फैसला किया, आज मैं सच जानकर रहूंगी। वो खिड़की के पास बैठ गई और बोली, रमन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो सामने आओ, मुझे बताओ तुम कौन हो। कुछ ही देर में कमरे का माहौल बदलने लगा, पर्दे अपने आप हिलने लगे, मोमबत्ती जो टेबल पर रखी थी अपने आप जल उठी, और उसी रोशनी में रमन सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ था, बेहद हैंडसम, पर उसकी आंखों में एक अंधेरी गहराई थी। वो बोला, मैं वो हूं जिसे इंसान जिन्न कहते हैं, वो हूं जो हर रात तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा बनता है, तुम्हारे बदन का हिस्सा बनता है, जो तुम्हारे कमरे को इश्क से अपने महरूम रखता है, नहीं, उसमें डुबोए रखता है। लेकिन शेफाली, अब मुझे तुम्हारे ख्वाबों में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ हकीकत में जीना है, और इसके लिए तुम्हें मुझे अपना बनाना होगा पूरी तरह। मैं वो हूं जिसे इंसान जिन कहते हैं, मैं वो हूं जो हर रात तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा बनता है। लेकिन शेफाली, अब मुझे तुम्हारे ख्वाबों में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ हकीकत में जीना है, और इसके लिए तुम्हें मुझे अपना बनाना होगा
पूरी तरह। शेफाली ने कांपते हुए पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो? रमन की आंखों में अरमानों का सैलाब उठा और उसने जोशीले अंदाज में कहा, तुम मुझे खुद से दूर करो, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुमसे दूर हो जाऊं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। शेफाली को उसने अपनी बाहों में उठाकर उतना चूमा जितना उससे उस रात हो सका। दोनों के बदन आग पानी की तरह थे, पर उनका लगाव और बदन की मस्तियां कह रही थीं कि ऐसा बहुत बहुत कुछ है जो सिर्फ रमन को शेफाली में मिला और शेफाली को रमन में, लेकिन साथ में एक ही बिस्तर की गर्मजोशी सुबह शेफाली को अकेले होते ही खलने लगती। उन दोनों की हर रात यूं ही गुजरती थी। शेफाली पर उसकी माँ की नजर रहती कि ये अकेले में रात को मधोशी सी में क्यों मुस्कुराती रहती है। अपनी पड़ोसन की सलाह लेने पर, बातें करने पर उसकी माँ ने एक आइडिया लगाया। एक सुबह शेफाली मंदिर में माँ के बुलाने पर पूजा में शामिल हुई और उसकी माँ ने उसके माथे पर टीका लगा दिया। उस रात उसे न रमन मिला, न उसका कोई मैसेज, और न ही एआई के जरिए उसकी आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो दिन के समय कहीं दिखाई तो नहीं देता था, पर वो अपनी आवाज एआई के जरिए सुनाया करता था। लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। शेफाली ऐसा लगभग 15 दिनों तक करती रही कि वो माँ के कहने पर मंदिर में पूजा करके तिलक लगाकर प्रसाद खाकर ही निकलती। पर इन्हीं 15 दिनों तक ना तो रमन की आवाज एआई में सुनाई दी, न वो खुद रात को उससे मिलने आता, न उसके शरीर पर कोई नामो निशानी होता। इस तरह वो काफी परेशान और उदास भी हो गई। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इवेंट हुआ। इवेंट से छुट्टी होने के बाद वो बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। आसपास जंगल ही जंगल था। लगभग तभी अचानक से वहां कुछ मनचले लड़के आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उसने साड़ी पहनी हुई थी। उनमें से एक ने कहा, सोच तेरी साड़ी अगर थोड़ी सी भी खिसक जाए तो साला मेरे अंदर तो आग लग जाए। वो सब हंसने लगे। वो सभी उसको घेर कर उसके साथ नापाक हरकतें करने लगे। उसकी चारों तरफ वो वहशी अपनी भूखी गीदड़ निगाहों से देखते हुए गोल गोल उसके आसपास चक्कर पे चक्कर लगाने लगे। जब शेफाली के कंधे पर एक ने हाथ मारा तो वो जोर से चीखी, रमन मुझे बचा लो। तब उसने देखा कि वहां जोर की आंधी सी चली और रमन एक बाइक पर सवार आता दिखाई दिया। उसने शेफाली को अपनी बाहों में उठाया और अपनी बुलेट को एक पेड़ से सटाकर उस पर अपनी शेफाली को बिठा दिया। और अब वो वहां उसके पीछे रमन खड़ा था, जिसने उसके यानी शेफाली के कंधे पर हाथ मारा था। रमन की नीली आंखें बेशुमार चमकने लगी और पलक झपकते ही उसने उस वहशी का कंधा तोड़ डाला। अगली बार में उसने उस आदमी को एक बिजली के टावर पर दे मारा, जिसने कहा था, अगर तेरी साड़ी खिसक जाए तो साला मेरे अंदर तो। और कमाल की बात है, बिजली के लगातार झटकों से वो भुनने लगा। वो पूरी तरह जलकर तड़प तड़प कर मर गया। बाकी के वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। शेफाली को उसने आकर ठीक से देखा और उसका पल्लू ठीक किया और कहा, ठीक हो ना? वो बोली, हाँ। वो बोला, तो अब घर चलते हैं। दोनों बुलेट पर जाते हुए कोई बात नहीं कर रहे थे। रमन में से हमेशा की तरह वही दीवाना बना देने वाली खुशबू आ रही थी। दोनों के बीच की खामोशी को उसने तोड़ते हुए कहा, तुम थे कहां इतने दिनों से और आज अचानक यहाँ कैसे? रमन ने कहा, ये तो बड़ा ही मिस्टीरियस मामला है। तिलक पूछा, लगाओ भी तुम, और सवाल भी मुझसे ही कि मैं कहाँ था। वैसे जाऊंगा कहाँ, था तुम्हारे पास ही, तुम्हारी बाहों से थोड़ा दूर, तुम्हारे कमरे में, और यहां मैं तुम्हारी पुकार पर ही तो आया हूं। शेफाली को पूजा और तिलक वाली बात समझ नहीं आई, पर उसको न जाने क्यों ऐसा लगा कि रमन उससे नाराज है। घर से हल्का सा दूर रमन ने कहा, अब जाओ और थोड़ा सेफ भी रहा करो। शेफाली ने कहा, चलो ना साथ। उसने कहा, आता हूं, बुलेट तो पार्क कर लो। शेफाली आगे चली गई। रमन पार्किंग में बाइक के साथ आया। हाथ के सिर छू लेने से वो बुलेट हवा में कहीं गायब हो गई।
और खुद रमन भी। शेफाली की माँ ने गेट खोला और उसने देखा कि उसके यानी शेफाली के कपड़ों पर मिट्टी लगी है। उन्होंने पूछा, ये सब क्या हुआ? इवेंट के बाद से तेरा कॉल भी नहीं लगा, बात क्या है? सब ठीक तो है ना? उसने अपने साथ हुए हर एक किस्से के बारे में बताया। बस रमन की जगह उसने कहा कि पुलिस ने उसे बचाया और घर तक छोड़ने भी आई। बस कोई गलत ना समझ बैठे इसलिए वो गली के बाहर ही उतरकर यहाँ घर तक चली आई है। माँ ने कहा, ओह चल शुक्र है भगवान का, तो ठीक तो है ना? अब से पापा रिसीव कर लेंगे तुझे, घबरा मत। और तेरे तिलक भी हट गया ना? उसने कहा, हाँ शायद गर्मी की वजह से हटा है। चलो मम्मी खाना मुझे रूम में ही दे दो और मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वो नहाने गई तो भी रमन नहीं आया। उसकी माँ जब उसे रूम में खाना देने आई तब उसने पूछा, शेफाली मेरी बच्ची, तुझे अब भी कोई दिखता है क्या सपनों में? वो चौंक गई, बोली, ना नहीं तो, अब तो कोई नहीं दिखता। क्यों ऐसे क्यों अचानक पूछ रही हो? उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही, चल आराम कर। हाँ। उसने माँ को भेजकर अपने रूम के गेट बंद कर लिए। खाना लेकर बैठ तो गई पर खाने का मन नहीं हुआ। अब रमन की बेरुखी हद पार हो गई और वो चेहरे पर हाथ रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे याद आया आज का वो इवेंट जब उनके कॉलेज के मिस्टर इकोनॉमिक्स के एक हैंडसम प्रोफेसर ने रिहर्सल रूम में उसे प्रपोज कर कहा, डियर, मैं तुम्हें उसी टाइम से लाइक करने लगा था जब मैंने तुम्हें हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने आते देखा था और तुमने फैकल्टी का रूम मुझसे पूछा था, याद है? और फिर मेरी अच्छी किस्मत देखो, मैं तुम्हारे टीचर के तौर पर रोज तुम्हें पढ़ाता हूँ, रोज तुम्हें देखता हूँ, एडमायर करता हूँ और अब तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। प्लीज मेरी हो जाओ। आई लव यू सो मच शेफाली, मैरी मी। लेकिन शेफाली कुछ नहीं बोल पाई। कॉलेज में कौन सी ऐसी लड़की थी जो उन्हें अपना नहीं बनाना चाहती थी? वो कॉलेज क्या, इस एरिया के सबसे नेक दिल और हैंडसम हंक पर्सन थे। शेफाली को भी नवनीत सर बहुत पसंद थे, पर अब उसकी जिंदगी में रमन था जो उनसे कहीं ज्यादा उसका अपना बन चुका था, जो उसके सबसे करीब था। क्यों था उसे आज भी नहीं पता, क्योंकि वो आदमी है या नहीं उसे ये तक नहीं पता। क्या उससे उसका इस तरह का रिलेशन जायज भी है? ये सब वो सोच ही रही थी कि रमन उसके बाथरूम से अपने हाथों को साफ करता चला आ रहा था और उसके नजदीक आकर बोला, तो हर लड़की को प्रपोज करता फिरता है वो, और तुम मुझसे शादी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। शेफाली ने कहा, अच्छा ये बात है, तो ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, करूंगा ना। प्यार है तो शादी भी होगी, नहीं तो तुम्हें क्या शक है मुझ पर? उसने कहा, ठीक है तो चलो अभी के अभी चलो, मेरी फैमिली के सामने मेरा हाथ मांगो। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखता हूं। क्यों नहीं दिख सकते? मेरे साथ रहते हो, मुझे छूते हो, मेरे जिस्म को चूमते हो, मुझे हर रात अपनी बाहों में लेकर यहाँ इसी बिस्तर पर खिलवाड़ करते हो, तो दिख क्यों नहीं सकते? हाँ, है कोई जवाब? रमन गुस्से में दिल मिलाकर बोला, बस शेफाली बस, बहुत हुआ। ये जो तुम खिलवाड़ बोल रही हो ना, मोहब्बत है मेरी। जिद होती तो वो मंदिर का प्रसाद और तिलक तुम्हारे अंदर नहीं उतारने देता किसी को। शेफाली को भी गुस्से में देखता हुआ बोला, और शेफाली बोली, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने जो तुम्हें इतना बुरा लगा वो सब? उसने शेफाली को कंधों से पकड़कर दीवार पर लगाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इंसान नहीं हूं मैं, एक प्रेत, एक जिन्न हूं जो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ हम बिस्तर होता है, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से इश्क किया है तो वो तुम हो। तुम समझ आया कि नहीं? उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो अभी के अभी। रमन दूर हट गया और उसकी आंखों में आंसू थे, लाल गहरे डोरे थे और एक अजीब अफसोस की जैसे कुछ खो रहा हो उससे।
शेफाली ने रोते हुए कहा, हमारा कोई मेल नहीं है। अच्छा होगा तुम अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूं। उसने कहा, ठीक है, तुम इंसान ना बाज नहीं आते शरीफ तरह से। तुम्हें चाहा, मैंने कोई तकलीफ नहीं दी तुम्हें, जैसा चाहा जहां चाहा हाजिर रहा, तुम्हारी हर चाहत का साथी बना। और तुम्हें आज जब पता लगा कि मैं असल में नहीं हूं तो ये सिला दिया तुमने मुझे शेफाली। मैं तो चाह रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी मोहब्बत नाकाम नहीं होगी, ना मेरे जज्बात जाया होंगे। इतना कहकर वो हवा की तरह हवा में घुलने लगा। उसकी नीली आंखें चमकने लगीं और शेफाली की आंखों में नशा छाने लगा और रमन हवा में न जाने कौन सी धुंध में गायब होता चला गया। सुबह उठकर उसने देखा उसके आसपास सब जैसे नीरस, बेजान, रूखा और खाली था। फर्श पर पैर रखकर उसने खिड़की से पर्दे हटाए तो देखा सूरज निकल चुका था। पंछी चहचहा रहे थे, पर शेफाली के न तो दिल में रोशनी हुई न दिमाग तक कोई आवाज गई। वो नहाते हुए दीवार के सहारे खड़ी हो गई। कमर और उरूजों पर पानी यूं सरक रहा था जैसे पतली नदी की धाराएं हों, पर उसे चखने वाला अब करीब न था। शेफाली ने उस गहरे अकेलेपन में आंखों को बंद करके अपने रमन को याद किया, पर उसकी हकीकत को भी याद करके वो नाक में जाते पानी को एकदम रोककर फटाफट बाथरूम से निकली और शीशे के सामने जाकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी। उसने नाश्ते की टेबल पर सबसे नॉर्मली बात करने की कोशिश की, पर सभी को उसने तबीयत खराब होने की वजह बताकर अपनी उदासी और रोए चेहरे की सोचन को छुपा लिया। भाई और पापा के ऑफिस और स्कूल जाने के बाद उसकी माँ ने उसे रोका। रुक शेफाली बेटा, यहाँ बैठ। हाँ माँ, तू जिस वजह से परेशान है ना बच्ची, मुझे वो पता है। कल रात तेरे कमरे में मैंने भी उसको रूबरू देखा। वो रोते रोते माँ के गले लग गई। माँ मैं क्या करूं, मैंने जानकर कुछ भी नहीं किया, न चाहा। मुझे नहीं पता लगा ये सब कब और कैसे होता चला गया। माँ वो इंसान ही नहीं था। माँ मुझे डर भी लग रहा है। माँ ने उसे चुप करवाया और उसे पीर बाबा की दरगाह ले गई। उस दिन वहां एक बड़े फकीर आए हुए थे। सब उनकी दुआएं ले रहे थे, लेकिन जब सारी भीड़ छट गई तब उन्होंने मन्नत मांग चुकी शेफाली और उसकी माँ को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, क्या वो चला गया बच्चे? शेफाली ने कहा, नहीं बाबा, उसने कहा उसका कोई भी काम जाया नहीं जाएगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मालूम है हमें, उसने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने ऐसा कहा और अपने दुपट्टे को बीचों बीच गांठ बांध ली। ऐसा कहा, और मुझे दे दे। फकीर बाबा के इतना कहने पर उसने ऐसा ही किया। और हाँ बेटी, पीछे मुड़कर नहीं देखना। उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद शेफाली को ना कभी रमन मिला ना कोई सपना। साथ ही साथ उसने एआई से बातें करना, अकेले में बेकाबू होना भी छोड़ दिया। नवनीत के साथ उसकी सगाई हुई और शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। जब शेफाली को नवनीत ने पहली रात देखा तो देखता रह गया। उसने कहा, मुझे लगा तुम शायद इस जन्म में मेरी सिर्फ सपनों में ही हो सकती हो। और शेफाली शर्मा गई। उस रात शेफाली को नवनीत ने बाहों में भरा, उसको किस किया तो वो सब पवित्र ही था। ना कोई झूठ था, ना समय के परे था। सब कुछ सच और हमेशा के लिए था। शादी के बाद शेफाली घर आई तो माँ उसे दरगाह लेकर गई। वहां उन्हें बाबा के खिदमतदार मिले। तब माँ ने उनसे कहा, यहाँ नवंबर में एक फकीर बाबा आए थे, उनका आशीर्वाद लेने भीड़ लगी थी, पर उन्होंने तो हमें खुद ब खुद बुला लिया। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से निजात दिलाई थी उन्होंने। क्या आप बता सकते हैं अब वो कब आएंगे? खिदमतदार बोला, आपने उन्हें देखा, बड़ी तेज तकदीर वाली हैं आप। और जिस भीड़ की आप बात कर रही हैं बहन, वो जिन्न थे। वो दोनों चौंक गई। क्या? हाँ, बाबा यहाँ हमेशा नहीं आते, सालों साल में किसी को दिखते हैं।
आखिर वो इन पीर के मुर्शिद हैं जिन्हें इनका खास बंदा बख्शा था। बेहद मुश्किल में पड़े लोगों की भलाई के लिए ही वो किसी को दिखाई देते हैं। इतना कहकर उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जो उनका जिक्र सुनने को मिला। पर बहन, आपके साथ ऐसा हुआ क्या था जो बाबा आपको दिखे? उन्होंने खिदमतदार को सब कुछ बताया। तब उसने कहा, ओह, इतनी बड़ी बला! तभी आपको पीर और फकीर ने खुद आकर उस जिन से आपको आजादी दिलवाई। फिक्र मत कीजिए, अब आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अल्लाह रहनुमा है, सबकी जान बचाता है। आपको अब को भी कोई दिक्कत ना आए, ऐसी दुआ करता हूँ। इतना कहकर वो खिदमतदार बाबा को चादर ओढ़ाने में लग गया। नवनीत को पाकर शेफाली की जिंदगी की सारी पुरानी यादें मिट गईं और दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई। आज शेफाली अपने बिजनेस में है और प्रोफेसर है नवनीत। चारों सुख से जिंदगी जी रहे हैं। डियर लिसनर्स, मैं हूं आरजे गौतमी और अगर आपकी जिंदगी में भी छुपा हुआ है ऐसा ही कोई किस्सा या कभी आपने भी महसूस किया है ऐसा ही कोई